हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 3 हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यूपीपीसीएस फ्री और आर ओ के लिए कर रहे हैं हम लोग टेस्ट सीरीज। ये दृष्टि की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट नंबर 3 ये साइंस का टेस्ट है। इसके 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। ठीक है, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में करेंगे 51 से ऑनवर्ड। तो लगभग क्वेश्चन जो है इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 51 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे। केमिकल कंपाउंड के नाम है, उनको बस मैच कराना है। पहला ऑप्शन है टीयर गैस, अश्रु गैस। अश्रु गैस क्या होती है? ये अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन जो लिखा है, ये सही मैच है। ये टीयर गैस होती है। ठीक है, गंधक हम लोग जानते हैं। गंधक को देखो इंग्लिश में क्या लिखा है? ब्रिमस्टोन। सल्फर को ब्रिमस्टोन भी बोला जाता है। ठीक है, सल्फर। ठीक है, स्ट्रेंजर गैस यानी अजनबी गैस कौन सी होती है? जीनॉन, क्योंकि इसका पार्टिसिपेशन जो है वातावरण में बहुत कम है, इस वजह से इसको अजनबी गैस बोला जाता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक है, N2S होता है, ना कि नाइट्रोजन। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। 52 माचिस कीटनाशक तथा कवकनाशक में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? कीटनाशक अगर समझ में नहीं आ रहा, कवकनाशक अगर समझ में नहीं आ रहा, तो माचिस का तो जानते हो ना, सल्फर है ना। ये ऑप्शन सही है। अब वैसे भी सल्फर से ये क्या बनाए जाते हैं? फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ से कीटनाशक, कवकनाशक, ये आप यहाँ से लिंक कर सकते हो फर्टिलाइजर से। सल्फर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 देखें, यहाँ पे कुछ एसिड के नेम्स हैं, उनका सोर्स बताना। रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए। मैलिक एसिड देखिए सेब में पाया जाता है, बहुत आसान है। डी का 4 हो जाएगा। 2 ऑप्शन यहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं। एसिडिक एसिड सिरके में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ऑक्जेलिक एसिड ये टमाटर में पढ़ते हैं। टार्टरिक एसिड अंगूर में पढ़ते हैं। यहाँ पे टार्टरिक के और भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इमली में भी टार्टरिक पाया जाता है और केले में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 4 हो गया। 3214 कोडिंग है, 3214 ए ऑप्शन में यहाँ पे दिख रही है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 54 में क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ह्यूमन ब्लड में बस पीएच का यहाँ पे वैल्यू बताना है, कितना होता है। पीएच वैसे होता क्या है? पीएच एक पैमाना होता है। ठीक है, मेजरमेंट होता है किसी भी लिक्विड का। एसिडिक नेचर जाना जा सकता है, बेसिडिटी उसकी जानी जा सकती है। ठीक है, यानी लिक्विड बेसिक है या फिर एसिडिक है, ये चीज़ें पता चलती हैं। और पैमाना हम लोग 1 से 14 देखते हैं। ठीक है, 7 पॉइंट जो होता है ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, और 7 से अगर कम की वैल्यू है तो वो लिक्विड है एसिडिक, और 7 के अगर बियॉन्ड है तो उसको बेसिक बोला जाता है, क्षारीय बोला जाता है। यही बातें हम लोग जानते हैं। और आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन ब्लड जो है वो हल्का सा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, क्षारीय होता है। हल्का सा का मतलब है कि ऐसा भी नहीं है कि 12-13 होता है इसकी वैल्यू। आपको ध्यान रखना 7.35 से 7.45, जो बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। 55 यहाँ पे बता दीजिए। 55 कास्टिक सोडा का रासायनिक रूप बताइए। रासायनिक केमिकली क्या बोला जाता है कास्टिक सोडा को? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट पहले ऑप्शन में दिख रहा है। बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा। और ये जो मैग्नीशियम सल्फेट लगा है, मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम बोलते हैं, एप्सम। ये सारे क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं साइंस से। और कॉपर सल्फेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं इसे। ठीक है, ब्लू विट्रियोल यानी नीला तोता जो हम लोग जानते हैं। चलिए 56 में हाइड्रोकार्बन के बारे में सीखते हैं। हाइड्रोकार्बन होता क्या है? एच है और कार्बन है, यानी 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन कार्बन। अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से बना है तो वो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट पढ़िए। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का प्रमुख घटक है। तो पहले तो मैं केमिकल फार्मूला जानना पड़ेगा पेट्रोलियम का, तब तो समझेंगे हम लोग कि उसमें हाइड्रोजन है या कार्बन है या फिर सल्फर है, पोटेशियम है, क्या है। पेट्रोलियम का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, C8H18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कार्बन भी दिख रहा, हाइड्रोजन भी दिख रहा। ये केमिकल फार्मूला होता है पेट्रोल का, ध्यान रखिएगा, C8H18। तो बिल्कुल सही बात लिखी है। और भाई अगर डीजल की बात करें तो इसको भी ध्यान रखिए। डीजल का खैर पूछा नहीं है, लेकिन जाने रहिए, C12H23 ये डीजल का होता है। ठीक है, तो डीजल भी ये हाइड्रोकार्बन का बना है पूरा। इसमें भी 12 एलिमेंट कार्बन के हैं और 23 एलिमेंट हाइड्रोजन के हैं। ये डीजल है, ये फॉर पेट्रोल है। और नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में तो हम लोग प्राइमरीली जो कंपाउंड पढ़ते हैं, मीथेन पढ़ते हैं। तो मीथेन CH4 होता है, तो इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है। तो पहली स्टेटमेंट सही लिखी है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो नोन एज एल्केन्स। ये भी बिल्कुल ठीक है। आप इथेन का फॉर्मूला लिख के देख लीजिए, मीथेन का लिख लीजिए। एल्केन किसे कहते हैं? एल्केन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, वो कीन होते हैं। ठीक है, वो एल्केन होते हैं। डबल बॉन्ड हो जाता है तो वो कीन हो जाता है, एल्कीन हो जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो एल्काइन हो जाता है। तो यहाँ पे खैर बॉन्ड का इशू नहीं है, हमें तो बस कार्बन और हाइड्रोजन पहचानना है ना।
तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात भी यहाँ पे सही लिखी है। पेट्रोल और डीजल के बारे में बात हुई है, तो थोड़ा बताइए पेट्रोल और डीजल में क्या फ़र्क है। अगर एक सिंपल सी बात करें हम लोग वोलेटिलिटी की, वोलेटिलिटी पेट्रोल की ज़्यादा होती है, डीजल की कम होती है। वोलेटिलिटी का मतलब है कि जो जलने की जो इंटेंसिटी है वो पेट्रोल की ज़्यादा है थोड़ी बहुत डीजल से। ठीक है, अगर एनर्जी कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, एनर्जी कंटेंट डीजल में ज़्यादा होता है, पेट्रोल में कम होता है। ये अगर फैक्चुअल आपको जानना है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे 1 लीटर अगर आप पेट्रोल चलाएंगे तो 34.6 यहाँ पे मेगा जूल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, पर लीटर में। ये पेट्रोल का है। डीजल की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 38.6 मेगा जूल प्रति लीटर, ये डीजल का होता है। तो एनर्जी कंटेंट डीजल में ज़्यादा है, यानी डीजल से जो चलने वाले व्हीकल होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, ट्रक को पेट्रोल से नहीं चलाओगे ना, ट्रक डीजल से ही चलता है। तो ये जनरल फैक्ट है, हम लोगों को जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट ठीक है, इतना ठीक है। बाकी हम लोग को ये 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सब नहीं सीखना है, इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी है। चलिए 57 देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। बताइए, आसान सा क्वेश्चन है, एथिलीन, फैक्चुअल क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। 58 देखें, निम्नलिखित में से किसे बोर्ड स्प्रिट कहा जाता है और इसका उपयोग पेंट के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। विलायक यानी सॉल्वेंट। CH3OH ये किसका फार्मूला है, ये मिथाइल एल्कोहल का फार्मूला है। मिथाइल एल्कोहल को वुड स्प्रिट बोला जाता है। वुड से यहाँ पे क्या समझ में आता है, लकड़ी ना, तो लकड़ी का भंजक आसवन करेंगे तो यहाँ पे मीथेन एल्कोहल, ये जो मिथाइल एल्कोहल है इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब वो उतना प्रोसेस में नहीं जाना है हम लोगों को। मिथाइल एल्कोहल वुड स्प्रिट। 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहली बात लिखिए, पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। एथिलीन का पॉलीमर है पॉलीथीन, ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। पॉलीथीन बोल लीजिए या फिर इंग्लिश में जो पॉलीइथिलीन लिखा है, दोनों बातें सही हैं, दोनों ही नाम एक ही हैं। पॉलीथीन जो आप सब्जी वब्जी लाते हैं जिसमें, है ना, कैरी बैग की तरह हम लोग यूज करते हैं। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये विद्युत का क्या है, कुचालक है। ठीक है, इसलिए देखे होगे आप लोग वायर वगैरह पे अगर वो काला वाला टेप नहीं मिलता है तो हम लोग उस पर पॉलीथीन को लपेटते हैं, है ना। वो किस वजह से लपेटते हैं, इसी वजह से, क्योंकि विद्युत का कुचालक होता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन को टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। टेफ्लॉन के बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं, कई बार हम लोग चर्चा की हैं पुरानी टेस्ट सीरीज में। टेफ्लॉन का अगर मैं फार्मूला लिखूँ यहाँ पे CF2, ठीक है, CF2, ये केमिकल फार्मूला है। यहाँ पे आपको दो एलिमेंट दिख रहे हैं, ये जानना ज़रूरी नहीं है केमिकल फार्मूला, इसका एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन में नॉन स्टिक कुकवेयर जो होते हैं ये बनते हैं इससे, सर्जिकल डिवाइसेस वगैरह बनती हैं, एंटी फ्रिक्शन डिवाइस वगैरह बनती हैं। बिल्कुल शुरुआती समय में तो टेफ्लॉन का यूज होता था कोरोसन यानी जंग से किसी भी प्रोडक्ट को बचाने के लिए कोटिंग की जाती थी टेफ्लॉन की। ठीक है, ये बिल्कुल शुरुआती एप्लीकेशन था। अब तो काफ़ी इसका एप्लीकेशन हो गया है, बहुत जगह इसका यूज होता है। ये किस वजह से इसका यूज हो रहा है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है ये अपने आप में मायने रखती है। ये हाई स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, ये टफनेस के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन पार्ट हो गया। सी ऑप्शन में है पीसी जो लिखा है, पीसी रबर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। तीसरी बात भी सही है यहाँ पे, दूसरी बात भी सही होगी। डी ऑप्शन में लिखा है न्यूप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर है। ये बात गलत है, नेचुरल नहीं होता है, ये सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, न्यूप्रीन, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। गलत पूछा था तो राइट ऑप्शन तो डी है। आगे चलें, चलिए 60 देखिए, बुलेट प्रूफ सामग्री किससे बनाई जाती है। पहला ऑप्शन है केवलर, बहुत इंपॉर्टेंट है केवलर, ये बुलेट प्रूफ सामग्री से बनाई जाती है। लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्शन ये जो लिखा है, लेक्शन का दूसरा नाम यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट भी है। ठीक है, ये पॉलीकार्बोनेट होते हैं, तो पॉलीकार्बोनेट तो पढ़ते ही रहते हैं। कार्बोनेट जहाँ पे है तो ये यहाँ से टफनेस समझ में आ जाती है, तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है। टेफ्लॉन के बारे में तो अभी जाना है ना यार, टेफ्लॉन से क्या होता है, यहाँ पे तो नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में यूज हो रहा था इसका, कोटिंग के लिए यूज हो रहा था, कोरोसन से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए कोटिंग करते थे इसकी, है ना। टेफ्लॉन या बुलेट प्रूफ मटेरियल्स को बनाने के लिए नहीं यूज होता है। तीसरा ऑप्शन निकाल दीजिए यहाँ से, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1 और 2, 61 देखिए, ये क्या है, TNT क्या है भाई, ये एक्सप्लोसिव है। ठीक है, विस्फोटक, ट्राई नाइट्रोटोलीन बोलते हैं इसे, TNT को। 62 में बताइए, LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है किस किस से बनी होती है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, LPG पूछता है ना, नेचुरल गैस भी पूछता है।
CNG भी पूछता है, तीनों के कंपाउंड पूछता है, किसी में मीथेन ज़्यादा रहती है तो किसी में प्रोपेन ज़्यादा रहती है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन करता है। दो बातें याद रखनी है LPG और CNG के बारे में। LPG जो गैस सिलेंडर्स में भरी जाती है, हम लोग खाना बनाते हैं। LPG ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है, ठीक है, यहाँ पे मीथेन का रोल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। CNG जो है ये प्योरली मीथेन का मिक्सचर है, यहाँ पे मेनली कंपोज्ड जो है ये मीथेन से होती है CNG, ठीक। तो यहाँ पे LPG के बारे में पूछा है, यहाँ पे ब्यूट जहाँ पे भी मीथेन हो उसको तो हटा देना है। खैर मीथेन यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, यहीं पे दिख रहा है, ऑक्सीजन वगैरह थोड़ी ना होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी गैसेज जो हैं हाइड्रोकार्बन ही हैं, है ना, हाइड्रोकार्बन अभी सीखा था। 63 देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परीक्षक नहीं परिरक्षक, इंग्लिश में देख लीजिए, फूड प्रिजर्वेटिव, यही तो आज के दौर में ख़तरनाक चीज़ें हैं ना, इसी को खा रहे हैं हम लोग, के रूप में नहीं किया जाता है। तो ये सबसे आसान ऑप्शन फॉर्मिक एसिड दिख रहा है। फॉर्मिक एसिड ये फूड प्रिजर्वेटिव थोड़ी ना होता है। फॉर्मिक एसिड ये कौन रिलीज करता है? चींटियाँ करती हैं, है ना, चींटियाँ। बाकी जो 3 ऑप्शन लिखे हैं इनको जानना है कि ये फूड प्रिजर्वेटिव हैं। सोडियम मेटा वाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट और एस्कॉर्बिक एसिड, इन 3 को ध्यान रखना इसके फॉर्म में, फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में। 64 देखिए, प्रशांतक का उपयोग किया जाता है, इंग्लिश में देख लीजिए, ट्रैंक्विलाइजर लिखा है। इसका डिक्शनरी मीनिंग तो वैसे इसका शाब्दिक अर्थ भी समझ में आता है कि शांत करने वाली चीज़, है ना, जिससे कोई भी चीज़ न्यूट्रलाइज होती हो। तो ये एक तरीके से ड्रग है, ठीक है, दवा है। रिड्यूस एंग्जाइटी, चिंता को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अब यहाँ पे इसको पेन किलर मत समझना, ठीक है, पेन किलर अलग चीज़ है और एंग्जाइटी अलग है। पेन अलग चीज़ है, एंग्जाइटी अलग है। चलिए 65 बताइए, यहाँ पे प्रोडक्ट हैं और टाइप्स ऑफ शुगर हैं। दूध में क्या होता है? सबसे आसान तो यही दिख रहा है, लैक्टोज लगा दीजिए, C का 4 हो जाएगा। फ्रक्टोज किस में होता है? फ्रक्टोज शहद में हो जाएगा, अंगूर में ग्लूकोज हो जाएगा और टेबल शुगर में सुक्रोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मिला लीजिएगा इसको। हाँ बट यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे हम लोग फ्रूट्स में नेचुरल शुगर पढ़ते हैं ना, नेचुरल शुगर क्या है? फ्रक्टोज है। तो अंगूर में यहाँ पे हम लोगों ने ग्लूकोज लगाया है, तो ऐसी बात नहीं है कि ग्लूकोज में सॉरी अंगूर में फ्रक्टोज नहीं होता है, फ्रक्टोज होता है लेकिन कम मात्रा में होता है, ग्लूकोज ज़्यादा होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए 66, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता? 67 देखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वॉट, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। वोल्ट तो हम लोग समझते हैं विद्युत विभव यानी जो पोटेंशियल होता है उसे उसका यूनिट होता है, और कूलम ये इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का ये यूनिट होती है। हर्ट्ज समझते हैं फ्रीक्वेंसी। 68 में है प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? प्रकाश वर्ष से यहाँ से समझ में आता है कि एक वर्ष में प्रकाश जितना ट्रेवल कर लेता है वही दूरी प्रकाश वर्ष होती है, तो ये मात्रक होता है डिस्टेंस का, ठीक। 69 है, आसान आसान से प्रश्न। ओडोमीटर एक उपकरण है, ओडोमीटर आप बाइक चलाते हैं, आप कार चलाते हैं ना, उसमें देखते होंगे मीटर, वही ओडोमीटर होता है जिससे पता चलता है कि हमारी गाड़ी जो है वो कितनी स्पीड से भाग रही है। गाड़ी का भागने का मतलब पहिया कितना तेज़ी से घूम रहा है, ठीक है, एक पहिए वाले वाहन द्वारा तय की गई दूरी, तो यही हो जाएगा, है ना, ये ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन में लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य मापता है, इसे क्या कहते हैं? इसको भी जाने रहिए, इसे ऑन्डोमीटर बोलते हैं, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जरूरी नहीं है ना कि ओडोमीटर ही पूछे, ऑन्डोमीटर। तरल पदार्थ या गैसों का दाब जो मापता है उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं मैनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैनोमीटर। लिक्विड या फिर गैस की बात हो तब यहाँ पे मैनोमीटर का रोल आता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के फ्लक्स को कौन सा इंस्ट्रूमेंट नापता है? रेडियोमीटर नापता है, ठीक है, रेडियोमीटर। चलिए देखें 70, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन, यहाँ पे एक शब्द लिखा है दर्पण यानी मिरर, तो सबसे पहले तो मिरर को सीख लीजिए। मिरर होता क्या है? मिरर हम लोग क्या समझते हैं? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आसान भाषा में कैसे समझेंगे? एक ऑब्जेक्ट है जो लाइट को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है या फिर लगभग पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है या परावर्तित कर देता है, यही चीज़ है। और मिरर को हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक फ्लैट मिरर होता है और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, है ना। फ्लैट मिरर का मतलब है कि उसकी सरफेस जो है फ्लैट है, स्फेरिकल का मतलब है कि सरफेस जो है वो कर्व नेचर की है, मुड़ी हुई है, कर्व है। अब स्फेरिकल में 2 प्रकार और होते हैं, जैसे हम लोग एक को बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव यानी यहाँ पे अवतल लिख दे रहा हूँ हिंदी में, और दूसरा यहाँ पे टाइप होता है स्फेरिकल में कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स यानी उत्तल, यही चीज़ पढ़ते हैं। अब यहाँ पे तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं और यहाँ पे लाइट
हर एक दर्पण पे अलग तरीके से रिएक्ट करती है। वही चीज़ें हम लोग उसको विशेषताएं बोलते हैं। तो यहाँ पे विशेषताएं सीखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अवतल के बारे में पूछा है तो अवतल को देख लेते हैं थोड़ा, उत्तल के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। अगर अवतल की बात करें यानी कॉनकेव की बात करें तो मैं इस तरीके से अगर बनाऊँ लेंस, ठीक है, इस तरीके से अगर लेंस बनाऊँ, ये जो आउटर सरफेस है इसे बोलते हैं हार्ड सरफेस, ठीक है, जिसका कोई रोल नहीं होता है, ये हार्ड सरफेस है। कॉनकेव की बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन यानी अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं हम। अवतल दर्पण में जो अंदर वाली सरफेस दिख रही है आपको इस फिगर में, उसी का रोल सब कुछ है। ये जो अंदर वाली आपको सरफेस दिख रही है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस, यानी यहीं से लाइट रिफ्लेक्ट होती है इसी सरफेस से अंदर की तरफ से। और दूसरी तरफ अगर हम अवतल दर्पण को बनाएं, ऐसे बना लेते हैं, कर्वेचर यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे सरफेस जो है उसका नेचर बदल जाएगा। अब यहाँ पे जो अंदर वाली सरफेस थी ये हार्ड सरफेस है उत्तल के केस में, इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन जो बाहर वाली सरफेस है ये रिफ्लेक्टिव यहाँ पे सरफेस हो जाएगी, ठीक है, उत्तल में। तो यहाँ पे बाहर वाली सरफेस रोल यहाँ पे अदा करती है और अवतल में अंदर वाली सरफेस रोल अदा करती है। अब यहाँ पे पहले केस में देखिए, मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, अब इसको अच्छे से समझिए। ये सरफेस मुड़ी हुई है अवतल की, है ना, अंदर वाली सरफेस जो इसका रोल है। अब यहाँ पे अगर लाइट पड़ती है ना, लाइट अगर पड़ती है तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो लाइट यहाँ पे डाइवर्ज होगी या फिर कन्वर्ज होगी। डाइवर्ज का मतलब है कि लाइट यहाँ पे फैलेगी या फिर कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज मतलब सिकुड़ेगी, एक साथ आएंगी, पास पास में आ जाएंगी। तो यही तो विशेषता है। अवतल में क्या होता है कि लाइट जो है वो यहाँ पे एक साथ आ जाती हैं, टुगेदर हो जाती हैं, कन्वर्ज कर जाती हैं। इससे होता क्या है कि एक ही पॉइंट पर पूरी लाइट फोकस हो जाती है, ठीक है, एक ही पॉइंट पर पूरी लाइट फोकस हो जाती है। ये काम अवतल करता है। और वही दूसरी तरफ अगर उत्तल दर्पण की बात करें या फिर कॉन्वेक्स की बात करें तो यहाँ पे आउटर सरफेस रोल अदा करती है, ठीक है, और लाइट यहाँ पे जब पड़ेगी इस सरफेस पर तो यहाँ पे लाइट कन्वर्ज ना होके डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, दूर दूर चली जाएगी। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा, यहाँ पे एक पॉइंट पर लाइट नहीं आएगी उत्तल में। अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखे हैं आप आराम से लगा लेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे टॉर्च है, तो टॉर्च से लाइट आप बिखेरना चाहेंगे या फिर एक ही पॉइंट पे लाना चाहेंगे। ऑब्वियसली एक ही पॉइंट पर लाना चाहेंगे। और जो डेंटल डॉक्टर यूज करते हैं ना मरीजों के दांत देखने के लिए, उसमें भी अवतल दर्पण यूज करते हैं वो, क्योंकि लाइट को यहाँ पे सिकोड़ना है, एक ही पॉइंट पर देखना होता है उनको। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। वाहनों के यहाँ पे हेडलाइट्स लिखा हुआ है, अग्रदीप लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सर्च लाइट भी यहाँ पे अवतल का ही होता है, तो यहाँ पे तीनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 70 में क्या है, एजर्सन और रीजन है। कथन में पढ़िए, इमारत के निर्माण के दौरान ये जो स्क्रीन है इसको कर लेना, फुल कर लेना, तभी दिखेगा, क्योंकि दोनों इंग्लिश हिंदी वर्जन एक ही पेज पे है ना, तो छोटा करके देखेंगे तो बहुत छोटा छोटा दिखेगा। तो फुल स्क्रीन कर लेना, रोटेशन पे कर लेना। इमारत के निर्माण के दौरान इमारत की दीवारों में इमारत से ऊंची एक धातु की छड़ स्थापित की जाती है। ये किस लिए किया जाता है, ताकि बिजली अगर गिरे, लाइटनिंग हो तो कम से कम बिल्डिंग बची रहे ना, इसलिए किया जाता है। इसको लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, तड़ित चालक का उपयोग इमारतों को बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। ये वही चीज़ है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। चलिए 72 देखें, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में बताइए, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताइए। अब परावर्तन तो हमने सीखा है, ठीक है, लेकिन किस सरफेस की बात हो रही है, क्योंकि हर एक सरफेस पर जो प्रकाश है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, ये भी हम लोग समझते हैं। चिकनी सरफेस होगी तो अलग तरीके से रिएक्ट होगा, मिरर होगा तो अलग तरीके से यहाँ पर रिएक्ट होगा, खुदरा अगर जगह है, कोई खुदरी जगह है तो अलग तरीके से प्रकाश रिएक्ट करेगा। चिकनी सतह है तो लगभग पूरा हो जाएगा रिफ्लेक्शन, परावर्तित हो जाएगा प्रकाश। खुदरी अगर जगह है तो भाई पूरा तो नहीं होगा, ठीक है, पूरी तरीके से परावर्तित नहीं होगा। और जो भी परावर्तित होगा प्रकाश वो भी एक डिसहेबल्ड मैनर में होगा, विकृत तरीके से होगा, अनियमित होगा, इरेगुलर होगा। अब यहाँ पे कौन से सरफेस की हम बात कर रहे हैं ये तो नहीं पता, ना लिखा है क्वेश्चन में। तो हम लोग नॉर्मल केस में क्या करते हैं, नॉर्मल केस में एक प्लेन मिरर का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर का ही एग्जांपल से जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी समझाए गए हैं, फिजिक्स की किताब में आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। मान लीजिए एक लाइट है, एक किरण है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है। अब ये सरफेस पे यहाँ पे स्ट्राइक किया, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट रे है और ये इंसिडेंट रे है। इतना क्लियर है। और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब जहाँ पे स्ट्राइक की लाइट। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, यानी जो रिफ्लेक्शन के नियम है, ये क्या कहते हैं, एक नॉर्मल डाल लीजिए, एक लंब यहाँ से खींच लीजिए। अब ये जो एंगल है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे थी, तो ये जो एंगल होगा ये कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। और यहाँ के बाद से क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा।
अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये जो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट पढ़ा था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, ये दोनों बराबर हैं, है ना, ये दोनों बराबर हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, साफ साफ दिख रहा। तो पहला पॉइंट पढ़िए, प्रकाश का आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण यानी यही जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही बात है। दूसरी बात है, प्रकाश सभी सतहों से परावर्तित होता है, ये बात भी सही है, लेकिन अलग अलग तरीके से होता है, वो बात भी ठीक है, बट रिफ्लेक्ट तो होता ही है ना। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हो जाएंगी। क्लियर है। चलिए 73 देखिए, ये भी कथन कारण का क्वेश्चन है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ये बात इन्होंने गलत लिख दी। तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, तभी तो वो ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल करती है, रेड लाइट, है ना, तभी हम लोग को काफ़ी दूरी से दिख भी जाती है रेड लाइट। तो एक कारण में इन्होंने गलत लिख दिया, आर गलत है और ए सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में क्या है, ध्वनि के स्रोत है, सोर्स ऑफ साउंड है और एवरेज लाउडनेस है। बताना है किस साउंड में मतलब कितना यहाँ पे डेसिबल लाउडनेस रहती है। वैसे ऑप्शन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवाज़ कहाँ से आ सकती है, एक ऑप्शन है नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास, औसत कारखाना लिखा है ना, फैक्ट्री मतलब समझ लीजिए, सामान बातचीत लिखा है और बिजी ट्रैफिक लिखा है। सबसे ज़्यादा आवाज़ यहाँ पे कारखाने से, है ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन कौन सा है, 80 dB है, यही होगा। तो बी का यहाँ पे आंसर तो हम लोग को मिल जाएगा आराम से, बी का 3 हो जाएगा। अगर ये सेपरेट क्वेश्चन पूछता सिर्फ कारखाने का तो फिर कठिन हो जाता क्वेश्चन। बी का 3 लगा दीजिए, एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन राइट है। अब यहाँ पे देखिए बाकी मिला लीजिए, सामान बातचीत में 60 डेसिबल और ट्रैफिक है, अगर बिजी ट्रैफिक है तो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा दीजिए 70 डेसिबल। सामान्य श्वास, इसमें भी 10 डेसिबल की यहाँ पे लाउडनेस होती है। खैर हम लोग को पता नहीं चलता है, आज की जनरेशन को कहाँ पता चलेगा, फेफड़ों में दम ही नहीं है ना इतना। कुछ फिजिकल वर्कआउट करेंगे, सुबह उठ के वॉक करेंगे, दौड़ने जाएंगे, तब तो फेफड़ों में दम आएगी ना। तो ये 10 डेसिबल जो है ये नॉर्मल ब्रीदिंग से आती है साउंड, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, चलिए देखें 75 लेटेंट हीट के बारे में पूछा है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है थर्मल साइंस का, थर्मल इंजीनियरिंग का। गुप्त ऊष्मा के संदर्भ में बताइए कौन सा गलत है, ये बताना है। अब इसको बढ़िया से समझिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा है गुप्त। गुप्त इसको क्यों बोलना है, गुप्त को आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे टेम्परेचर का रोल है नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक स्टेज के बाद, एक स्टेज के बाद, ये बात मैं अभी समझा रहा हूँ तब समझ में आएगा। जैसे लिक्विड स्टेट में है कोई चीज़, ठीक है, उसको गैसियस स्टेट में बदलना है, गैस में बदलना है, तो सबसे पहले लिक्विड को क्या करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पहुंचाओगे। मान लो लिक्विड वाटर ही है, पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस आपने रीच किया, यहाँ तक तो आपको टेम्परेचर का रोल दिख रहा है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचेगा ये बॉयल करने लगेगा लिक्विड। तो बॉयल करने के बाद फिर पानी की मात्रा कम होती रहेगी और वाटर वेपर बनने लगेगा, है ना, वाटर वेपर बनने लगेगा, यानी वाष्प में बदलने लगेगा पानी। तो जब ये लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है, 100 डिग्री सेल्सियस से जब ये वाटर वेपर में पानी बदलेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर में बदलाव नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। इससे क्या बात समझ में आई कि जब भी फेस चेंज होता है, ठीक है, फेस चेंज हो रहा है ना लिक्विड से गैस, तो इसको बोलते हैं फेस चेंज। फेस चेंज होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है। उसी तरीके से अगर कोई यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है और उसको आपको लिक्विड में बनाना है, ठीक है, मान लो बर्फ़ का एग्जांपल ले लेते हैं, बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ अपने आप पिघलेगी, लिक्विड बन जाएगा, तो बर्फ़ का जो टेम्परेचर रहेगा वही लिक्विड का भी रहेगा। ठीक है, सेम टेम्परेचर रहेगा। इसका मतलब क्या समझ में आया, यहाँ पे भी फेस चेंज हो रहा है, और फेस चेंज जब होता है तो टेम्परेचर नहीं बदलता है। ये इतनी बातें समझ में आई। अभी आपने एक ही बात सीखी है बस, ये बात क्या है कि जब भी फेस चेंज होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है। अब दूसरी बात सीखिए, यहाँ पे पहले एग्जाम्पल पर आ जाइए। आपने यहाँ पे देखा लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पर रीच कर गया, ठीक है, बॉयल कर रहा है पानी, और ये चेंज हो रहा है वाटर वेपर में। ठीक है, वाटर वेपर में, तो ये जो हीट रिलीज हो रही है 100 डिग्री सेल्सियस पे जो हीट है, ये जा किसके पास रही है, ये वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये हीट किसके पास है, अब वाटर वेपर के पास है। तो यहाँ पे वाटर वेपर जो है, वाष्प जो है, वो फिर से अगर लिक्विड में आएगी, जैसे वाटर वेपर ऊपर उड़ गई, हवा में उड़ गई, ज़्यादा ऊंचाई पे पहुँच गई, तो कंडेंसेशन होगा कि नहीं होगा, संघनन होगा कि नहीं होगा, संघनन बिल्कुल होगा। तो वाटर वेपर जब संघनन में बदलेगा, संघनन के प्रोसेस से जब लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, इस टाइम पे ये जो वाटर वेपर एनर्जी मतलब ये जो हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब की थी, ये सारा रिलीज कर देगी। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि वाटर वेपर बहुत खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये बात कैसे समझ में आ रही है आपको, अब आपको समझ में आ गया कि वाटर वेपर में बहुत ज़्यादा हीट कंटेंट ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड है। इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। वो कहते हैं ना कि बारिश से पहले बहुत ज़्यादा गर्मी क्यों लगने लगती है,
इसलिए लगती है क्योंकि वाटर वेपर हीट रिलीज कर रहा होता है और संघनन का प्रोसेस कैरी ऑन रहता है, यानी बारिश होने वाली होती है, लिक्विड स्टेट में बदलेगा, ड्रॉप जो है वो नीचे गिर जाएंगे। ये इतनी सी बातें थी, बहुत ज़्यादा इसको नहीं सीखना है, ठीक है, इतना पर्याप्त है हम लोगों के लिए। चलिए अब जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए जो लिखा हुआ है, समझ पाए ना। पहली बात लिखिए, जब जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो वह गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। ये बात तो अभी आपने सीख ली है, बिल्कुल करेक्ट है। वही लेटेंट हीट है, फेज चेंज होगा, लेटेंट हीट का रोल आ जाएगा, टेम्परेचर वहाँ पे कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन लेटेंट हीट जो है उसका रोल होता है। दूसरी बात है, इससे पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है। ये बात गलत है, ये आपने सीख लिया। टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, फेज चेंज, ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर कभी नहीं बदलता। लिक्विड से कोई चीज़ अगर सॉलिड हो रही है टेम्परेचर नहीं बदलेगा, सॉलिड से लिक्विड कोई चीज़ हो रही है टेम्परेचर नहीं बदलेगा। यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम रहेगा और यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। लिक्विड से गैसियस स्टेट में अगर यहाँ पे चेंज हो रही है तब भी यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बदलेगा। गैस से लिक्विड में अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है तब भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो यहाँ पे दूसरी बात गलत है, पहली बात सही है। यहाँ पे गलत पूछा था तो केवल 2 हो जाएगा। चलिए 76 देखिए, विथ रेफरेंस टू मैकेनिकल वेव्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। यांत्रिक तरंगों के बारे में बताइए, ये मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है ना, अगर पदार्थ का ऑसिलेशन हो रहा है तो मैकेनिकल वेव है। जैसे हम लोग सिंपल से एग्जाम्पल पढ़ते थे स्प्रिंग का, ठीक है, स्प्रिंग का। यहाँ से आप अगर दबाते हैं तो इसमें मूवमेंट होता है, ये जो मैटर है, ये जो स्प्रिंग का मैटर है, स्टील का मैटर है, इसमें ऑसिलेशन होता है। और ड्यूरिंग ऑसिलेशन क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग हम लोगों ने लिया था, स्प्रिंग को आप दोनों तरफ से दबाइए या फिर दोनों तरफ से खींचिए, तो यहाँ पे जो मैटर है या फिर पार्टिकल है, इनका डिस्प्लेसमेंट आप कैसे होगा, इसी तरीके से तो होगा, है ना। तो ये कैसे दिख रहा है, ये पैरेलल दिख रहा है, ये पैरेलल डिस्प्लेसमेंट है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। 2 तरीके की होती हैं, एक ट्रांसवर्स वेव होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। तो ये जो स्प्रिंग का एग्जांपल होता है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव का होता है। और एक एग्जांपल हम लोग रस्सी का लेते हैं, एक पॉइंट पे बांध दिया और इसको फिर एक छोर से पकड़ के इसको मूव किया, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है या फिर मैटर का मूवमेंट है ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर अलग तरीके से है और स्प्रिंग के केस में एनर्जी का ट्रांसफर अलग तरीके से है। ये 2 तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स, ये रस्सी वाला एग्जाम्पल ट्रांसवर्स है, और ये स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडिनल है। हिंदी में लॉन्गिट्यूडिनल को बोलते हैं अनुदैर्ध्य और ट्रांसवर्स को बोलते हैं अनुप्रस्थ, ठीक है। ये अनुप्रस्थ है और ये स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल जो हम लोगों ने पढ़ा ये अनुदैर्ध्य है, ठीक है। कुछ समझ में आया। अब यहाँ पे खिचड़ी पक गई है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो हम लोगों ने सीख ली ना डिक्टेशन से। अब चलिए पहला पॉइंट पढ़िए। यहाँ पे पहला पॉइंट है, इसमें एक माध्यम द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आसान है। इट ट्रांसफर्स एनर्जी थ्रू अ मीडियम, ठीक है भाई। ये अब यांत्रिक वेव में यहाँ पे दोनों को हम लोग को काउंट करके चलना है, ट्रांसवर्स भी चलना है, लॉन्गिट्यूडनल भी चलना है, यानी अनुदैर्ध्य भी चलना है और अनुप्रस्थ भी चलना है। पहली बात सही है। दूसरा है, यह या तो अनुप्रस्थ तरंगें या फिर अनुदैर्ध्य तरंगें हो सकती हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सा पूछ लिया हम लोगों ने, तो इसके अलावा भी काफ़ी सीख लिया, दोनों बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी, ठीक है। चलिए 77 है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अधिकतम ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये पूरा आप लोगों ने पढ़ के रखा है। बहुत अच्छे से सीखना है तो भैया 2021, 2022, 2023 की टेस्ट सीरीज देख लेना। खासतौर से जो जीएस के क्वेश्चन है उनको अच्छे से हम लोगों ने समझा है, हर एक चीज़ जो जिसमें कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट उन क्वेश्चनों को बहुत ठीक से समझा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पूछा है, तो हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, है ना। इसके बाद फिर यूवी रेज पढ़ते हैं, एक्स रेज पढ़ते हैं, गामा रेज पढ़ते हैं। इस तरीके से ऑर्डर होता है। इसमें रेडियो वेव की बात करें तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो पावरफुल बहुत होती है ना। गामा रेज तो भेद देती हैं किसी को भी, दीवार को भी भेद देती हैं। वही दूसरी तरफ रेडियो तरंगें अगर बात करें, एक छोर पर रेडियो तरंगें होती हैं स्पेक्ट्रम में, दूसरे छोर पर गामा रेज होती हैं, है ना। गामा रेज याद आ रहा है कि सब भूला गए। एक छोर पे क्या होती हैं, स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ। रेडियो वेव से समझ में आ रहा है कि भाई इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, ये बहुत दूरी तक ट्रैवल कर जाती हैं, गामा रेज ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। इसका मतलब वेवलेंथ कम है और रेडियो वेव की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या पूछा था, मैक्सिमम एनर्जी पूछा था, अभी सीखा आपने गामा रेज। चलिए 78 देखिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर क्या करता है भाई, बिजली बनाता है, इतना समझ में आता है। यानी हमें आउटपुट तो पता है ना, आउटपुट पता है। आउटपुट क्या है, विद्युत ऊर्जा। घर की लाइट जल जाती है जनरेटर चलाने से। बन कैसे रही है, उसके अंदर रोटर घूम रहा है। बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, किसी भी मशीन के अंदर कोई पार्ट्स अगर मूव कर रहा है तो वो मैकेनिकल एनर्जी है ना।
रोटर यहाँ पे घूम रहा है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो पहली बात सही है। दूसरी बात है विद्युत मोटर, यहाँ पे मोटर की बात की है, पहले में जनरेटर की बात की। मोटर और जनरेटर बिल्कुल उल्टा है। मोटर में तो भाई हमें बिजली से चलाना पड़ता है ना, मोटर को बिजली से चलाना पड़ता है, यानी यहाँ पे मोटर का इनपुट क्या है, यहाँ पे तो इनपुट ही इलेक्ट्रिसिटी है। तो वही यहाँ पे क्या लिखा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये बात भी सही है। हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और कुछ सॉफ्ट वगैरह इसको घुमाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी इनपुट और आउटपुट सही है, दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 79, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अति चालक सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता। अति चालक यानी सुपर कंडक्टर मटेरियल। तो भाई सुपर कंडक्टिविटी हर एक मटेरियल शो नहीं करता है, एग्जिबिट नहीं करता है। पारा कर लेता है, कैडमियम कर लेता है, टंगस्टन भी कर लेता है, कार्बन नहीं करता। ठीक है, कार्बन ये सुपर कंडक्टर मटेरियल के तौर पे यूज नहीं होता। सुपर कंडक्टर का मतलब समझ रहे हैं ना, कंडक्टिविटी बहुत तगड़ी है। कंडक्टिविटी का मतलब है कि चाहे वो हीट का फ्लो हो उस मटेरियल के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का या फिर विद्युत का फ्लो हो, बहुत मस्त तरीके से होता है। कोई भी वहाँ पे हार्डल नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इसका मतलब फिजिक्स की भाषा में है कि रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं है, प्रतिरोध नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, डी। चलिए 80 देखिए, विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये तो बिल्कुल घरेलू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्यूज के बारे में बताइए। फ्यूज में प्रयुक्त तारों का गलनांक कुछ होता है। फ्यूज के बारे में क्या पढ़ते हो भाई, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कि नहीं होता। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि अगर बहुत तेज भी बिजली आ गई, बहुत ज़्यादा पावर आ गई, तो ये पिघलेगा नहीं, है ना, मेल्ट नहीं करेगा। लेकिन फ्यूज को ऐसा थोड़ी ना बनाते हैं। फ्यूज का तो पर्पज यही है कि अगर पावर बढ़े तो वो पिघल जाए। इसका मतलब है कि फ्यूजेस जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, ताकि बिजली की तार जलने से पहले ये फ्यूज जल जाए, हमारी घर की जो वायरिंग है वो बच जाए। तो यहाँ पे बात उच्च लिखी है, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए लो। ठीक है, इतना भी लो नहीं होता है कि बहुत लो हो गया तब भी जल गया। तो पहली बात यहाँ पे गलत होगी। दूसरी बात है फ्यूज वाले परिपथ के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की एक अधिकतम सीमा होती है। ये बात ठीक है, आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 81 देखिए, विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन। अब देखो एक चीज़ तो मैग्नेट होता है, सिंपल मैग्नेट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या मतलब है, सिंपल मैग्नेट तो आप समझते हैं। ठीक है, ये स्थायी मैग्नेट है, मतलब इसमें चुंबकत्व तो हमेशा आपको दिखेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होते हैं जो मैग्नेट का मैग्नेटिज्म का जो गुण है वो तभी एग्जिबिट करते हैं जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, यानी विद्युत आप सप्लाई करेंगे, विद्युत धारा को सप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जनरेट होगी। ऐसे मैटर को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये बहुत पावरफुल चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने मूवी देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस, सबसे लेटेस्ट वाली, है ना। उसमें एक बड़ा सा ट्रक रहता है, उसमें बहुत सारे मैग्नेट होते हैं, वो पूरी कार की खींच लेता है ना। जैसे बटन ऑन करता है, ये लड़की साइड चलाती है, बटन ऑन करता है पूरी कार खिंच जाती है, वो गाड़ी में घुस जाती है इतनी स्पीड से। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल था आपके सामने। तो यहाँ पे फ्रिज गलत हो जाएगा। सिंपल मैग्नेट यूज होता है। चुंबकीय कंपास, ये भी गलत है। सिंपल मैग्नेट यूज होता है, ये भी गलत है। भारी वजन उठाने वाली क्रेनों में इंस्टॉल होता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए बताइए 82 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है, पुअर कंडक्टर। अब कंडक्टर किसका, हीट का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब तो लिखा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे विद्युत का मान के चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, जिस हिसाब से ऑप्शन है। एल्यूमिनियम में भाई बिजली बहुत तेज फ्लो करती है, कंडक्टिविटी अच्छी खासी होती है एल्यूमिनियम की। लोहा कभी बिजली से टच भी मत करा देना, झटका खा जाओगे। तांबा अच्छा कंडक्टर होता है। टंगस्टन अच्छा कंडक्टर नहीं है। अच्छा कंडक्टर का मतलब ही है कि वो पुअर कंडक्टर है। ठीक है, टंगस्टन है। देखें 83, दही बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शामिल है, आसान है, बैक्टीरिया करता है काम, दही से दूध से दही बनाना, और इसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस इस बैक्टीरिया का नाम है। चलिए 84 देखें, बल मापने की मानक इकाई क्या है। अब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन ना। देखें 85, निम्नलिखित में से किस अवस्था में किसी पिंड में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा कब होगी भाई, कोई पत्थर उठा के फेंको, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। पहला ऑप्शन है विश्राम अवस्था, सब गलत है, जब एक मंच पर रखा जाता है। क्या ऑप्शन है, बहुत ही रद्दी क्वालिटी के ऑप्शन हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसे कोई वस्तु ऊंचाई पे है, ठीक है, ये सरफेस है, आप इसको गिराओगे तो गिराने पे कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो है।
ठीक है। और इस पॉइंट पे कौन सी एनर्जी है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फुल है। मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, ये सरफेस है, ये पत्थर है या बॉल है, कुछ भी समझ लीजिए। इस पॉइंट पे अभी ये मूव नहीं कर रही है, बस ऊपर हवा में है, पकड़े हो आप, हाथ से पकड़े हो, बस इतना समझ लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी इसमें अभी हाई है, फुल है। जैसे जैसे ये नीचे गिरेगी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। हम पहले ही पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी, बिल्कुल शुरुआत में। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे फुल थी, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो थी, ठीक है। अब जैसे ही आप बॉल को छोड़े और नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और जैसे ही सरफेस पे आ जाएगी, ठीक है, सरफेस पे जैसे ही आएगी तो यहाँ पे डेटा उल्टा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, है ना, और काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी। चलिए 86 देखें, निम्नलिखित में से ट्रांसमीटर का उद्देश्य क्या है। ट्रांसमीटर का पर्पज है सिग्नल को उपयुक्त रूप से परिवर्तित करना, कन्वर्टिंग द सिग्नल इनटू अ सुइटेबल फॉर्म। डी ऑप्शन ठीक है। 87 देखिए, पशुपालन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री में तो किसी भी पशु को पाला जा सकता है ना, भेड़ हो, चाहे वो मछली हो, भैंस हो, मुर्गी हो, सभी हो जाएगा। 88 देखें, बीटी टॉक्सिन जो है, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड, बैक्टीरिया का नाम पूछा है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बैसिलस थुरिनजेनिसिस, ठीक है। 89 देखें, कृषि की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण जीवाणु जीन राइजोबियम से पृथक किया जाता है। कठिन क्वेश्चन है। ये जो बैक्टीरियल जीन है ये सेपरेट किया जाता है राइजोबियम से, उसका नाम पूछा गया है। इस जीन का नाम है निफ जीन, जो कहाँ पे यूज होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रिलेवेंस है इसका, खासतौर से एग्रीकल्चर में। तो ये मार्क करके चलना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राइजोबियम हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब राइजोबियम के भी अंदर क्वेश्चन पूछा है कि वो जीन कौन सा होता है, तो जीन याद रखना है निफ जीन, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। टमाटर के पकने में देरी का कारण बताइए। पकने में देरी का कारण है एंटीसेंस पीजी, यह एक एंजाइम होता है। अब याद रखना है कैसे भी तरीके से, एंटीसेंस पीजी टमाटर के पकने में देरी का कारण। टमाटर का लाल रंग कैसे होता है, अभी इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते थे। अब पकने में देरी का कारण भी यहाँ पे देख लीजिए, सीख लीजिए, एंटीसेंस पीजी। चलिए 91 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म जीवों के बारे में सही नहीं है। माइक्रोब्स के बारे में पूछा गया है। पहली बात है, माइक्रोब्स आर नॉट आइडियल फॉर बायोटेक्नोलॉजी। सूक्ष्म जीव जो हैं वो जैव प्रौद्योगिकी के लिए आदर्श नहीं है। ये तो उन्होंने पूरा फाउंडेशन ही गलत बता दी है ना। बायोटेक्नोलॉजी तो काम ही करती है माइक्रोब्स पर, बायोटेक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है माइक्रोब्स, है ना। तो पहली बात तो गलत लिखी है, गलत ही पूछा था तो आंसर तो मिल गया। दूसरी बात पढ़ लीजिए, बाकी चीज़ें सीख लीजिए। सूक्ष्म जीव अत्यधिक अम्लीय माध्यम में रह सकते हैं, ठीक है। रोगाणुओं के अंतर्गत प्रोटिस्ट और आर्किया को शामिल किया गया है, ये भी ठीक है। रोगाणु समझ रहे हैं ना, वही चीज़ लिखी है माइक्रोब्स। सूक्ष्म जीव अपने चयापचय के दौरान रसायन उत्पन्न करते हैं। चयापचय का मतलब है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो होती हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत था। चलिए 92 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। इनके बारे में आपको बस एक ही बात जाननी है कि ये जो डीएनए होते हैं, डीएनए को ये कई टुकड़ों में बांट देते हैं, काट देते हैं, और काट कर ये उनके रेपिटेशन को रोकते हैं, ठीक है, रेपिटेशन नहीं होने देते हैं। ये मेन फंक्शन होता है, ठीक है। और इनके एग्जांपल्स में होते हैं मॉलिकुलर सीजर्स, ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आणविक कैंची, ये बहुत कठिन नाम है, इंग्लिश में देख लीजिए, मॉलिकुलर सीजर। 93 देखिए, निम्नलिखित में से कौन डीएनए टेक्नोलॉजी के उपकरण है। एक तो अभी देखा आपने, है ना, यही देखा ना, प्रतिबंध एंजाइम क्या कर रहा था, उपकरण ही तो है, ये काट रहा था डीएनए को, ये कई टुकड़ों में बांट दे रहा था, फिर उसके रेपिटेशन को रोक रहा था, तो ये तो सही हो जाएगा, प्रतिबंधित एंजाइम ये तो होगा। क्लोनिंग वेक्टर भी है, कॉम्पिटेंट होस्ट भी है, ठीक है, सक्षम मेजबान भी है, तीनों यहाँ पे राइट आंसर है। मैं यहाँ पे इमेज लगाने की कोशिश करूँगा तो थोड़ा पॉज करके देखिएगा, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे ये टूल्स होते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी में। 94 देखें, रिकॉम्बिनेंट जो है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है बताइए। ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ा, 93 पढ़ा, ये मिलते जुलते क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही थ्योरी के ये तीनों क्वेश्चन बने हैं। पहला ऑप्शन है डीएनए का पृथक्कीकरण यानी आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का ही एक पार्ट है। दूसरा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन, ये तो अभी आपने पढ़ा, ये तो ऑप्शन ही था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था वही चीज़ है, ये भी सही है। और लिखा है आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा क्लोनिंग, ठीक है, क्लोनिंग पढ़ेंगे तब भी यही सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे जीन इंसर्शन वाली बात होती है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर की बात होती है, डाइजेस्टिव वेक्टर की बात होती है, सारी चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तीसरी बात जो लिखी है आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, ये भी ठीक है।
चौथी बात है ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। ठीक है, ये बात भी सही है, पूरा क्लोनिंग पढ़ लिए, यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। बट यहाँ पे सीक्वेंस पूछा था आपसे, है ना, सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे लास्ट में तो यही होगा, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, इसी के बाद बनेगा क्लोन। ठीक है, तो सबसे लास्ट में तो 4 रहेगा। ये लाइन से हैं सब, 1 2 3 4, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 95 है, एंजाइम के संदर्भ में बताइए। पहली बात है, बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं इनको तोड़ने के लिए काम आता है लाइसोजाइम, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर विघटन की बात हो, बैक्टीरियल सेल्स की तोड़ने की बात हो, तो यहाँ पे ये जो लाइसोजाइम है, इसका ये एंजाइम है बेसिकली, एक एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम, ये काम करता है। दूसरी बात है, सेल्यूलोज इज यूज टू ब्रेक द प्लांट सेल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ये जो प्लांट सेल है इनको ब्रेक करने के लिए सेल्यूलोज चाहिए। सेल्यूलोज तो बहुत तगड़ा ये एंजाइम होता है ना, जानवरों में होता है, वो पत्ते वत्ते और ये टहनी वगैरह सब पचा जाते हैं। यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन राइट है। 96 देखें, बायोगैस उत्पन्न करने के लिए कुछ जीवाणु किस माध्यम पर विकसित होते हैं। बायोगैस आ गया है यहाँ पे। हम लोगों ने एलपीजी पढ़ा था, है ना, सीएनजी भी पढ़ा था। एलपीजी में क्या था, प्रोपेन और ब्यूटेन पढ़ा था, और सीएनजी में यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, मीथेन। ठीक है, बायोगैस के उत्पादन में कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर रोल अदा कर रहा है, मीथेनोजेन। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। बायोगैस को बनाने के लिए इकट्ठा क्या करते हो, इकट्ठा किया जाता है पहले सेल्यूलोसिक वेस्ट जो होता है, जैसे पेपर हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, कार्डबोर्ड हुआ, किचन का जो वेस्ट हुआ, यानी कोई भी मतलब ऑर्गेनिक अगर पदार्थ है तो वो सेल्यूलोसिक बायोमास है। वो फसलों का अपशिष्ट हो सकता है, पेड़ लकड़ियों का अपशिष्ट हो सकता है ना, पौधे हो सकता है, घास हो सकता है, फाइबर हो सकता है, पशुओं का अपशिष्ट है, नगरपाल का अपशिष्ट है, ये पूरा इसको बोला जाता है सेल्यूलोसिक बायोमास। इसी को इकट्ठा किया जाता है, फिर बायोमास को प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखें 97, जीवित जीवों के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनिमेलिया में नहीं होती, ठीक है, प्रोटिस्टा में होती है, फंजाई में होती है, ठीक है, और ये जो प्लांटी है, प्लांटी में भी होती है। आपको ध्यान रखना, एनिमेलिया यानी प्राणी में नहीं होती, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 98 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं के बारे में सही नहीं है, बताइए भैया। और हम लोग यहाँ पे सेल का प्रकार 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक यूकार्योटिक पढ़ते हैं और दूसरा प्रोकार्योटिक पढ़ते हैं। प्रो से समझ में आता है कि बहुत पुरानी बात हो रही है ना, पृथ्वी पर जो जीवन का पहला रूप हुआ करता था ये प्रोकार्योटिक में आता था, जैसे बैक्टीरिया हुआ, ठीक है, बैक्टीरिया हुआ या फिर आर्कियन हुआ, ये प्रोकार्योटिक ये कैटेगरी में आते हैं। और अगर यूकार्योटिक की बात करें तो ये थोड़े से साइज इनके बढ़ जाते हैं। अगर यूकार्योटिक की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स में फिर प्लांट आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, फंजाई आ जाता है, प्रोटोजोआ, एलगी वगैरह ये सारे आ जाते हैं। तो पहली बात पढ़िए, यूकार्योटिक कोशिकाएं प्रोकार्योटिक कोशिकाओं की तुलना में अधिक चौड़ी होती हैं। ये बात ठीक है, क्योंकि यूकार्योटिक बात की है, प्रोकार्योटिक ये बिल्कुल शुरुआती चरण की बात है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता था स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल फॉर्म होता था सेल का। दूसरी बात है, पादप, पशु, कवक प्रोकार्योटिक कोशिकाओं के उदाहरण है। ये तो गलत है, अभी आपने देखा, ये किसके हैं, यूकार्योटिक के हैं। ठीक है, तो बी बात यहाँ पे गलत होगी, गलत पूछा था। प्रोकार्योटिक कोशिकाएं पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप थी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 99 है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है। बताइए भाई, आसान सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। और 100 है, कोशिका विभाजन के बारे में पूछा है यहाँ पे, सेल डिवीजन। 2 बातें आपसे यहाँ पे पूछी गई हैं, एक माइटोसिस के बारे में पूछा जा रहा है, माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस। और दूसरी बात आपसे पूछी गई है अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन से उत्पन्न संतति कोशिकाओं को द्विगुणित, यानी ये जो डाइप्लॉइड है, डाइप्लॉइड सेल, इनको डाइप्लॉइड सेल कहा जाता है, जिनमें गुणसूत्रों के 2 पूर्ण समूह होते हैं। पहली बात ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन यह सुनिश्चित करता है कि मनुष्य में प्रत्येक पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या समान हो। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ अर्धसूत्री विभाजन के, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ह्यूमन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि जो भी संतान होती है किसी भी व्यक्ति की, तो जो क्रोमोसोम व्यक्ति में है वही क्रोमोसोम उतने ही पेयर में उनकी संतानों के पास भी होते हैं। 23 जोड़े इनके पास हैं, 23 जोड़े संतानों के पास भी रहेंगे। लेकिन समसूत्री विभाजन में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं, यहाँ पे समान रहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में इसको इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस और इसको बोलते हैं मीटोसिस। मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या जो है ये समान रहती है।
ठीक है, उनकी संतति में, उनकी संतान में, और मीटोसिस में यहाँ पे हाफ हो जाती है क्रोमोसोम की संख्या। अगले पार्ट में मिलते हैं, फिर करते हैं 101 से 150। ठीक है, इस वीडियो के बाद मिलेगा आपको करंट अफेयर्स का वीडियो। हम लोगों ने फर्स्ट वीक कर लिया ना मई का, सेकेंड वीक करेंगे। क्लियर है? हेल्प कर रहा है ना वो सब वीडियो, आपको हेल्प मिल रही है ना?